हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टैंडर्ड 7th। आज हम चैप्टर नंबर 6 ऐसे थे प्रेमचंद का अभ्यास करने जा रहे हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने महान साहित्यकार प्रेमचंद के जीवन वृत्त की भावात्मक प्रस्तुति की है। इस जीवन वृत्त में लेखक ने जहां प्रेमचंद के जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों का उल्लेख कर उनकी गरीबी और घुटन भरे जीवन की ओर संकेत किया है। प्रेमचंद जी के जीवन वृत्त को नागार्जुन जी ने लिखा है। प्रसिद्ध समाजवादी और जनजीवन के कवि नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में सन 1911 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। गोरी सूरत, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुच्छी हुई विरल मूछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा है प्रेमचंद का। लगता है अभी हंसने वाले हैं, लगता है अभी जोरों से कह कहे लगाएंगे। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लहमी नामक गांव में 31 जुलाई 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम धनपत रखा, लेकिन चाचा प्यार से उन्हें नवाब बुलाते थे। उनके पिता का नाम अजायब राय था। डाक खाने में वे क्लार्क थे। उनकी माता का नाम आनंदी था। वे अक्सर बीमार रहती थी। उनके पिताजी को दवा दारू से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। प्रेमचंद जी 6 साल के थे तब उनकी माँ चल बसी। माता के चले जाने के बाद धनपत का बचपन का सारा रस सूख गया। कुछ ही वर्षों के बाद मुंशी अजायब लाल ने दूसरी शादी कर ली। अभाव तो पहले से ही था। विमाता मतलब सौतेली माता। निष्ठुर व्यवहार भी उसके लिए होता था। नई माँ बात बात पर डांटती। उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखती थी। अपने एक उपन्यास कर्मभूमि के पात्र चंद्रकांत के द्वारा प्रेमचंद अपनी खुद की व्यथा ही सुना रहे हो, ऐसा लगता था। बचपन में वह उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब हम छोटे होते हैं ना, तब सबसे ज्यादा प्यार हमें हमारी माँ से मिलता है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसके जड़ें मजबूत हो जाती है। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। वह भूख मेरी जिंदगी है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि बहुत छोटे थे तब उनकी माताजी गुजर गई, तो माता का जो प्यार उस उम्र में मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिला। वो उससे वंचित रह गए। यही कारण था कि बालक धनपत घर आंगन से भागकर बाहर खुले मैदान में, अमराई में, खेतों की तरफ निकल जाते थे। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, पेड़ों पर चढ़ते थे, आम की केरियां चुनता था, मटर की फलियां तोड़ता था, हवाई किले बनाता था। गरीबी, घुटन और रूखेपन से त्राण पाने के लिए बालक धनपत ने इस तरह एक सहज रास्ता निकाल लिया। रोने और खींचने वाली परिस्थितियों पर हावी होने लगे। प्रेमचंद ने बचपन से ही मुसीबतों पर हंसना सीख लिया था। पिताजी का तबादला गोरखपुर हो गया। बच्चे भी साथ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया। शहरी नज़ारे आगे सरक आए। किताबें चाटने का चस्का उसी उम्र में लगा। हजारों कहानियां और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी उम्र में पढ़ डाले। यह साहित्य उर्दू का था। हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में ढिबरी की मध्यम रोशनी में उसने गल्प रचना शुरू कर दी थी। बीसियों पन्ने यूं ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना। यह सब कितना अच्छा लगता होगा
तब धनपत को। बस उसी समय पिताजी ने उनकी शादी करवा दी। प्रेमचंद जी सोच रहे थे कि ये शादी करवाने में भी सौतेली माँ का हाथ होगा। जो लड़की धनपत यानी कि प्रेमचंद जी के लिए चुनी गई थी, वह धनपत को कभी पसंद ही नहीं आई। पुत्र के पांवों में अष्ट धातु की बेड़ियां डालकर मुंशी अजायबलाल हमेशा के लिए आंखें मूंद कर चले गए। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने जीवन सागर में किया है। पाँव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, महंगाई अलग थी। रुपये में 20 सेर के जो थे। स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सर पर था और एक लड़के को पढ़ाने बास फाटक जाया करते थे। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचते थे, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाते थे। वहाँ से मेरा घर देहात में 8 किलो पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुँचता। प्रातःकाल 8 बजे फिर से घर से निकलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुँचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने, मतलब जो बिजली का खंभा होता है उसकी लाइट के नीचे पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे रहता। गरीबी, पिता की मृत्यु, खर्च में बढ़ती असामान्य परिश्रम, कुप्पी के सामने बैठकर रात की पढ़ाई। जैसे तैसे श्रेणी में मैट्रिक पास किया। गणित से बेहद घबराते थे। इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद जब गणित के विकल्प में दूसरा विषय लेना संभव हो गया, तभी धनपत राय ने यह परीक्षा पास की। हमारे भावी उपन्यास सम्राट के पास 1 फूटी कौड़ी न थी। महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया। बड़ी विवशता से पुरानी पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुंचे। वहीं एक सौम्य पुरुष से जो एक छोटे से स्कूल के अध्यापक थे, उनका परिचय हुआ। उन्होंने उनकी कुशाग्रता और लगन से प्रभावित होकर अपने यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने का आश्वासन दिया और दूसरे दिन उन्हें 10 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया। विद्यार्थी मित्रों, देखो इतने वर्षों पहले सबको कितनी कम सैलरी, मतलब सैलरी हमें कम लगती है, लेकिन तब 10 रुपये की कितनी कीमत होगी कि मासिक वेतन, मतलब कि मंथली उनकी जो सैलरी है वो 10 रुपया फिक्स की गई थी। 1919 में बीए भी कर लिया। विषय लिए थे अंग्रेजी, फारसी, इतिहास। वे एमए भी करना चाहते थे, कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरह से उदासीन हो गए थे। जब उमंग थी तब गणित ने बाधा पहुंचाई। अब जब वह बाधा दूर हुई तो जीवन का लक्ष्य बदल चुका था। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ये करना ही है, लेकिन समय आने पर हमारे जो मानसिक परिस्थिति है ना, वो बदल जाती है। इनकी पहली शादी चाची, मतलब कि उनकी सौतेली माँ के पिता की राय से करवाई गई थी। लड़की प्रेमचंद से उम्र में बड़ी थी, ढीठ थी, नासमझ थी, पति से लड़ती थी, पति की सौतेली माँ से भी। 10-12 वर्ष तक, यानी कि 1905 तक धनपत राय ने पहली बीवी का साथ जैसे तैसे तो निभाया, किंतु जब उसके साथ एक भी निभाना मुश्किल हो गया तो शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से शादी करके धनपत राय ने समाज के सामने भारी साहस और आत्मबल का परिचय दिया। धनपत राम पढ़ाकू तो थे ही, पढ़ाकू मतलब पढ़ाई में अव्वल, उसको पढ़ाई करना अच्छा लगता था। कलम भी चलने लगी। मैट्रिक पास करने से पहले ही उनको लिखने का चस्का लग गया था। पढ़ाई और ट्यूशन आदि से जो वक्त बचता वह सारा का सारा किस्से कहानियाँ पढ़ने में लगाते। किस्से कहानियाँ का जो भी असर दिमाग पर पड़ता
उसे अपनी सहज कल्पनाओं में घोल घोल कर वे नई कथा वस्तु तैयार करने में लगे और वह कागज पर उतारने भी लगे। 1901 और 1902 में उनके एक दो उपन्यास निकले। कहानियां 1907 में लिखनी शुरू की। अंग्रेजी में रविंद्रनाथ की गल्प रचनाएं पढ़ी। प्रेमचंद ने उनके उर्दू रूपांतर पत्रिकाओं में छपवाए। पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में प्रकाशित हुई। जमाना में धनपत राय की अन्य रचनाओं का प्रकाशन 1903 और 1904 से शुरू हो गया। 1904 के अंत तक नवाब राय जमाना के स्थायी और विशिष्ट लेखक हो चुके थे। नवाब यानी प्रेमचंद खुद। 1905 आते आते प्रेमचंद तिलस्मी, अय्यारी और काल्पनिक कहानियों के चुंगल से छूटकर राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। जमाना उस समय की राष्ट्रीय पत्रिका थी। जब से प्रेमचंद नई पत्नी के साथ रहने लगे, तब से लिखाई का सिलसिला जम गया। 1905 से 1920 के दरमियान प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा। अनेक छोटे बड़े उपन्यास, सैकड़ों कहानियां, पत्र पत्रिकाओं में निबंध और आलोचनाएं भी काम नहीं लिखी। मास्टरी के दिनों में वे भी लिखते रहते थे। स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे। अक्सर दौरे पर रहना होता था, फिर भी रोज कुछ न कुछ लिखते रहते थे। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कुर्ता और धोती 1920 के बाद गांधी टोपी अपना ली थी। सरकारी नौकरी और स्वाभिमान में संघर्ष चलता ही रहता था। आखिर में जीत हुई स्वाभिमान की। 1920 में सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया और गांव जाकर जम गए। कलम चलाकर 40-50 रुपये की फुटकर मासिक आमदनी होने लगी। बड़े संतोष और धीरज से वे दिन प्रेमचंद ने गुजारे। 1923 में सरस्वती प्रेस चालू हुआ। प्रेमचंद आजाद तबीयत को नौकरी भाती नहीं थी। स्वाधीन रहकर लिखने पढ़ने का धंधा करना चाहते थे। प्रेस खोलते वक्त उनके दिमाग में यह बात थी कि अपनी किताबें अपने आप ही छापते रहेंगे। मगर प्रेमचंद अपने प्रेस को वर्षों तक नहीं चला सके। किताबों का प्रकाशन करने का कागज और छपाई बंधाई का खर्चा निकालना भी मुश्किल था। 1930 तक प्रेस की हालत बहुत ही खराब रही। फिर भी वह प्रेमचंद का लहू पी पी कर किसी तरह चलती रही। इसमें जो कुछ कसर थी उसे हंस और जागरण ने पूरा कर दिया। घाटा घाटा और घाटा, कर्ज कर्ज और कर्ज। 1936 के बाद दशा कुछ बदली, मगर प्रेमचंद का परिश्रम और भी बढ़ गया। उनका जीवन ऐसा दीप था जिसकी लो मध्यम नहीं तेज प्रकाश देने को मजबूर थी, पर उस दीप में कभी पूरा पूरा तेल नहीं डाला गया। लो हमेशा बत्ती के रेशे को ही जलाती रही। अधिक से अधिक लिखते जाना, अधिक से अधिक छापते जाना, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाते जाना। शोषण, गुलामी, ढोंग, दंभ, स्वार्थ, रूढ़ी, अन्याय, अत्याचार, इन सब की जड़ें खोद डालना और धरती को नई मानवता के लायक बनाना, यही प्रेमचंद का उद्देश्य था। तभी तो हानि लाभ की भावनाओं से निर्लिप्त रहकर प्रेमचंद अंत तक लिखते रहे। नींद नहीं आती थी, बीमारी बढ़ गई थी, प्रेस जाना बंद था, फिर भी आप घर वालों की नजरें बचाकर उठ जाते और कलम तेजी से चल पड़ती। इतनी तेजी से कि जीवन समाप्त होने से पहले ही सब कुछ लिख देना चाहते थे। मैं मजदूर हूँ,
जिस दिन न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये शब्द उनके होठों के केवल आभूषण ही न थे बल्कि सच्चे थे। विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही रूल्स होने चाहिए कि आज ये काम मुझसे नहीं हुआ तो मैं ये नहीं करूँगा। हमारे जीवन में कोई ना कोई नीति नियम हमें ज़रूर रखने चाहिए। फिर वही प्रेस, फिर वही प्रकाशन, फिर वही घिसाई। रातों रात जागकर प्रेमचंद ने गोदान पूरा किया। गोदान छपकर निकल आया था कि उनकी लेखनी मंगलसूत्र पर तेजी से चल रही थी। मरते मरते प्रेमचंद इस उपन्यास को पूरा करना चाहते थे। 4 ही अध्याय लिख पाए। खाना नहीं हजम होता था। खून की के करने लगे थे, मतलब खून की उल्टियाँ होने लगती थी। पेट में पानी भर गया था। दूध, बार्ली, फलों का रस तक नहीं पचता था। पर इतने पर भी काम करने की ललक पीछा नहीं छोड़ती थी। लिखने की अभिलाषा शांत नहीं हो पाती थी। देश को अपने जीवन, अनुभव और अपने विचारों की अंतिम बूंद तक दे जाने की इच्छा चैन नहीं लेने देती थी। 8 अक्टूबर 1936 को रात का पिछला प्रहर। प्रेमचंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अभी 60 के भी नहीं हुए थे। 56 वर्ष की आयु क्या कोई लंबी आयु थी? मैक्सिम गोर्की और शरत चंद्र का देहावसान भी इसी वर्ष हुआ था। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसा था हमारे प्रेमचंद जी का जीवन। बहुत ही कठिनाइयों से भरा, अत्यंत ही गरीबी में पले हुए और जब तक जिए तब तक वो गरीबी का सामना करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।